हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था इसका देश के नाम। उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं, तो हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए उपयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये किस चीज़ पे लिखती हैं, किस पे लिखी जाती हैं? तो ये जो हिमालयन रीजन है हमारा, उसमें मिलने वाले जो पेड़ हैं, भुर्ज नाम का एक पेड़ है, उसकी छाल से एक तरीके का भोजपत्र बनाया जाता है। उस पर लिखी हुई चीज़ें होती हैं, इन्हीं को पांडुलिपियां कहते हैं। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई। अब इसके बारे में कुछ बता रखा है यहाँ पे। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई है। इस पांडुलिपि के बारे में बता रखा है, किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज के पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि यहाँ दे रखी है, और हम देख रहे हैं एक पेपर की साइज की, एक पेपर की तरह ही इसको काट के और इस पे लिखा हुआ है। जब ऐसी बहुत सारी हो जाती थी तो उनको यहाँ से बांध देते थे। आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फ्रजाइल होती है कि काफ़ी समय तक इनको स्टोर करके बिल्कुल एज इट इज रख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्या होती है, टाइम के साथ साथ खत्म हो जाती है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, जिनको प्राय पांडुलिपियों को मंदिरों और विहारों में रखा गया है, वहाँ से प्राप्त होती हैं। मंदिर हमें सभी को पता है क्या है। विहार क्या होते हैं? जो ये मोंक होते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, जो अपने धर्म की शिक्षाओं को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर करके फैलाते हैं। तो जब ये लोग ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल के दौरान एक जगह रहते हैं, तो वो जो जगह है जहाँ पे ये रह सकते हैं कुछ समय के लिए, उन ऐसे स्थानों को विराह कहते हैं। तो आज के टाइम में भी मंदिरों में और विहारों में ये जो है पांडुलिपियों की कुछ कॉपीज मिल जाती हैं। इनमें लिखा क्या होता था? इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। और कुछ ऐसी जो है पांडुलिपियां रही जिनमें ये सारे विषयों के बारे में है, और कुछ ऐसी रही जिनमें कविताएं लिखी गई और नाटक भी लिखे गए, महाकाव्य भी लिखे गए। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तमिल में है। 3 लैंग्वेजेस बता रखी हैं, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में। और आगे बताया हुआ है प्राकृत भाषा का उपयोग आम लोग करते थे, और जो लोकल लोग थे वो प्राकृत भाषा को यूज करते थे। इससे आगे हम देखते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो जो लेख पत्थरों पर और किसी ऐसी कठोर धातु पर लिखी हुई होते हैं, उनको हम कहते हैं अभिलेख। आगे देखते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, इनग्रेव कराते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके। कुछ राजा वगैरह जो अपने ऑर्डर्स होते थे उनको इनग्रेव कराते, ताकि लोग चलते फिरते इनको देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण को उत्कीर्ण करवाया है, मतलब इनग्रेव कराया। ऐसे जो पत्थर होते हैं या कोई भी ऐसा हार्ड मटेरियल जिसपे इजीली लिख के काफी समय तक रखा जा सके, तो ये होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इनके उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रख सकते हैं। कितने ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी विजय के बारे में, मतलब अपनी लड़ाइयाँ जितनी भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से राजा उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, वो सारी की सारी डिटेल्स इन पे इनग्रेव होती है, ताकि आगे आने वाले लोग भी इनको समझ सके, देख सके और याद रख सके। इनके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। और इनके अलावा जो चीजें होती हैं जो पहले के टाइम में यूज होती थी, उनको ढूंढ के उनकी स्टडी करने वाला जो इंसान होता है उसको पुरातात्विक कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो अभिलेख है ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। यह अशोक का बनवाया हुआ एक अभिलेख है। और इसमें क्या है, और भी डिटेल को, मतलब इसके बारे में हम और डिटेल 8 क्लास में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का उपयोग करते हैं, जैसे कि हिंदी को लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि यूज करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं लिपि को यूज करके हम भाषा बनाते हैं और बोलते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में उपयुक्त होने वाली यूनानी तथा अराइमेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ऊपर अलग लिपि और भाषा लिख रखी है, नीचे अलग लिपि और भाषा लिख रखी है। ये दिख भी रहा है, ये थोड़ा सा खुला खुला सा थोड़ा अलग लग रहा है, और ये वाला जो है नीचे वाला ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है पहले वाले से। अब देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अब ये जो है राजा महाराजा जो होते थे, वो अपने आदेशों को, अपनी प्रसिद्धि को, अपने जितने भी वो विजयी रहे जिन जिन युद्धों में, उनके बारे में तो लिखवा देते थे, और इजीली आज के टाइम पे भी हमें मिल जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं। बट जो कॉमन लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी, उनके बारे में हम ये जो चीज़ें बची हुई होती हैं, जो खुदाई में मिलती है, उनको स्टडी करके हम जो है उनके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं। आगे देखते हैं। ये जो एक पिक्चर दे रखी है इसके बारे में क्या बताया हुआ है। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये एक पोर्ट की पिक्चर है, और ये जो 2 साइड में दे रखी है हमारे राइट हैंड साइड में, ये सिक्कों की पिक्चर है। इस तरह के पात्रों का उपयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये चांदी के सिक्के दे रखे हैं। इस तरह के सिक्के का उपयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से ये सिक्के कैसे भिन्न है। अब हम जो पहली वाली पिक्चर देख रहे हैं, ये एक मटके की जैसी जो है आकृति हमें दिखाई दे रही है, बट हम इसको मटका, इस वाली जो पिक्चर को हम मटका समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि इसका जो मुंह है ना वो छोटा है। ये कहीं ना कहीं स्टोरेज के पर्पज से यूज होती होगी, जिसमें ग्रेन वगैरह, अनाज वगैरह को स्टोर करके रखा जाता होगा। और ये जो पिक्चर्स हैं ये हमें बताती है कि ये सिक्कों की पिक्चर है। ये सिक्के थोड़े से अलग सी शेप के हैं। आज के जो सिक्के हैं वो बिल्कुल राउंड और बिल्कुल एक अच्छी सी प्रिंट उस पे देखने को मिलता है, इतनी जो कि है बारीक डिजाइन और डिटेल्स होती है, गवर्नमेंट का नाम होता है। बट इन सिक्कों पे ऐसा कुछ नहीं है। इन पे किसी जानवर की आकृति जो है बनी हुई है, जो ये बताता है कि उस समय में ये जानवर वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। और इसका टाइम पीरियड बता रखा है, ये 4700 वर्ष पहले की है और ये 2500 वर्ष पहले की है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है जो इसका डिफरेंस बताती है, इसको अलग करती है आज के सिक्कों से, वो ये है कि उस समय पे जो सिक्के थे वो चांदी से बने हुए थे। आज के जो सिक्के हैं वो स्टील के होते हैं, जो अपनी वैल्यू खुद को होल्ड, मतलब अपनी जो वैल्यू है वो होल्ड नहीं करते। इनकी खुद की अपनी इतनी वैल्यू होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक 5 का सिक्का देखें तो उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर उसकी वैल्यू है, पर उसका जो मटेरियल है उसकी वैल्यू नहीं है।
और पहले के समय में क्या होता था, चांदी चांदी की अपनी वैल्यू नहीं होती थी। अगर हम आज के टाइम पे चांदी के सिक्के बनाने लग जाएं और उस पे एक नंबर लिख दे 5 या 10, तो जो वो मटेरियल यूज़ किया गया है ना, उसकी वैल्यू उस 5 या 10 नंबर से ज़्यादा होगी। तो आज के टाइम में हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी खुद की वैल्यू ना होकर उस नंबर की वैल्यू होती है जो नंबर उस पे लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच जाते हैं, क्योंकि उस समय में जो प्रॉपर खेती वगैरह तो शुरू नहीं हुई थी, तो जो लोग खाते पीते थे उसको खा के छोड़ देते थे, वो मिट्टी में दब जाता था और टाइम के साथ जो है डिकम्पोज होता, तो जो भी रिमेन्स उसके बच जाते थे उसको पढ़ते थे। उससे पता ये चलता है कि उस समय में और कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। अब देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः सूत्र शब्द का उपयोग करते हैं, जिसे सोर्स कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं। अब इतिहासकार की डेफिनेशन देखी है हमने, पीछे देखा था पुरातात्विक किसे कहते हैं वो। अब हम देख लेते हैं इतिहासकार कौन होते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं, बेसिकली जो पास्ट की स्टडी करते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, करते हैं। सूत्र के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन सूत्रों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, उसको रिक्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अंततः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो इन सभी सूत्रों का उपयोग सुराग के रूप में कर अतीतों को जानने का प्रयास करते हैं। एक क्लू मिल जाता है, उस क्लू को जोड़ते जोड़ते पूरी की पूरी एक स्टोरी बिल्ड करने का काम ये लोग करते हैं। अब देखते हैं हम इन दोनों में फर्क क्या है, कि काम क्या करते हैं। जैसे कि इतिहासकार, इसको हम बोलेंगे हिस्टोरियंस, और जो पुरातात्विक है ये होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ये करते हैं अतीत का अध्ययन, अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, उसको रीफ्रेम करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। पांडुलिपियां ग्रंथों को पढ़कर इतिहास लिखते हैं। बल्कि जो पुरातात्विक होते हैं वो अतीत की वस्तु की खुदाई करके जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, और कहीं ना कहीं ये जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुई जो चीजें हैं, उनके अवशेष हैं, उनकी स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं अतीत एक या अनेक। अब हम इस किताब को देखते हैं। इसका नाम जो है हमारे अतीत, यहाँ पे हमारा भी लिख सकते थे, यहाँ हमारी गलती से नहीं लिखा हुआ, ये बहुवचन के रूप में यूज कर रखा है, यहाँ दे रखा है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। आज के टाइम में भी हम देखते हैं जो इतनी सारी सोसाइटी में जो है क्लासेस बटी हुई है, उनमें हर का जीवन जो है वो सेम नहीं है, हर की लाइफ सेम नहीं है, सबकी स्ट्रगल अलग है, सबका जो है स्टैंडर्ड अलग है, वे ऑफ लिविंग अलग है। तो सारी की सारी चीज़ें जो बता रखी हैं वो यही बताई है कि जिस समय में हम पढ़ते हैं, जिस समय की हम बात करते हैं, उस समय में हम सिर्फ एक वर्ग को पढ़ के ये नहीं बता सकते कि वो समय एक्चुअल में था कैसा। जो बाकी जो वर्ग हैं उनको भी पढ़ना उतना ही जो है इंपॉर्टेंट है। आगे क्या रखा है, जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अब देखते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में एक एग्जाम्पल दे रखा है अंडमान एंड निकोबार का। उसमें क्या है, वहाँ पे आज के टाइम पे भी बहुत सारी ट्राइब्स है, इतना ज़्यादा वो डेवलप नहीं है, तो वो लोग शहरों के लोगों से बिल्कुल अलग है, और दोनों की जो है जिंदगियां बिल्कुल भिन्न है। तो वही बताया है कि यहाँ पे सिर्फ एक वर्ग का जो है पास नहीं बता के पूरी की पूरी सोसाइटी जो उस समय की रही होगी, उनमें अलग अलग वर्ग के लोगों का जीवन कैसा था, उनके जो है उनका पास्ट कैसा था, उसको कोरिलेट करके ये पूरा का पूरा जो है इसका नाम दिया गया है, जिसमें लिखा गया है हमारे अतीत। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते थे। वो जो लोग थे, जो वो राजा थे, वो अपने बारे में लिखवाते थे, अपनी चीजें डिस्कस करते थे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी उनको कहीं ना कहीं एक प्रूफ के रूप में छोड़ गए हैं, जिनको हम आज पढ़ के समझ पाते हैं कि कौन से राजा ने किस समय में कौन सी लड़ाई किसके साथ की। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह जो बाकी के जो लोग थे, वो अपने बारे में कुछ ऐसा लिख के नहीं गए हैं, ऐसा कुछ पीछे छोड़ के नहीं गए हैं जो हम उठा के पढ़ लें और उनके बारे में समझे। तो ये जो पुरातत्व की जो ये लोग हैं, पुरातात्विक लोग हैं, जो कुछ भी रिमेन्स को खोद के निकालते हैं तो उनको पढ़ते हैं, तो हमें जो ये कॉमन लोग हैं इनकी जिंदगियों के बारे में और भी ज़्यादा जानने को मिलता है, और हम फिर एक एक्चुअल असली जो पास्ट समझ में आता है वो हम समझा पाते हैं। अब है तिथियों का मतलब। अब कुछ डेट्स के बारे में बता रखा है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद आप आज के दिन के बारे में, तारीख के बारे में, मंथ के बारे में बता दोगे, जैसे कि 2000, या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे अगर हम 2025 लेके चल रहे हैं, आज का जो अभी साल चल रहा है, तो ये जो 2025 है, ये इतना सारा टाइम हम कहाँ से कंसिडर करें। मतलब कोई बेस ईयर लेके हमें चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें एक जीरो कंसिडर करना पड़ेगा, जिसके बाद हम 1 2 3 से लेके यहाँ तक काउंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे। इससे पहले जो बुक में लिख रखा है वो पढ़ लेते हैं एक बारी। अंततः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, जो ईसा मसीह है उनका जन्म है, वहाँ से हम बेस ईयर को लेकर चलते हैं जो कि है 0, और अगर हम 0 के बाद आज तक का देखिए वो होता है 2025 एडी। अब ये एडी, बीसी, ये बीसीई, ये सीई क्या है ये भी हम देख लेते हैं। जब हम बर्थ ऑफ क्राइस्ट को 0 लेके चलते हैं, मतलब ईसा मसीह का जो जन्म है उसको हम 0 लेके चलते हैं, तो उनके जन्म से पहले का जो समय है ना उसको बीसी से समझेंगे, और उनके बाद का जो समय है उसको एडी से समझेंगे। ये बीसी क्या है, ये है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये क्राइस्ट से पहले का, क्राइस्ट के जन्म लेने के पहले का समय है, और एडी होता है एनो डोमिनी, मतलब उनके बाद का। अब ये जो बीसी है इसी को बीसीई कंसीडर कर सकते हैं, और जो ये एडी है इसको सीई से समझ सकते हैं। इसमें जो ई है अल्फाबेट, इसका मतलब होता है ईरा, ईरा का मतलब होता है युग, तो बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। तो ऐसे हम डेट्स को कंसीडर करते हैं और समझते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वही बता रखी हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहेंगे और बाद के समय को क्या कहेंगे। ये पूरी सारी की सारी चीज़ें ये बता रखी हैं। उनके बाद हम देख लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज, जैसे कि नर्मदा घाटी जो है वो आखेट तथा संग्रह से हम इसको मैच करेंगे। मगध जो था पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ क्या थी, आरंभिक कृषि यहाँ शुरू हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ क्या थी, यहाँ पे प्रथम नगर जो है एस्टैब्लिश हुए थे। गंगा घाटी क्या थी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। अब इसमें क्वेश्चन था पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक मेन जो डिफरेंस है वो बताना था। तो इनका मेन जो डिफरेंस रहा वो होता है सतह का। ये बिल्कुल
पत्तों पे या किसी उसकी पेड़ की छाल पे लिखी जाती हैं। ये लिखे जाते हैं पत्थर पे या धातु पे। इनको काफ़ी समय तक हम रख नहीं सकते, थोड़े फ्रजाइल होते हैं, नाजुक होते हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं। अब डेट देखते हैं। कृषि का आरंभ 8000 साल पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है 4700 वर्ष पूर्व हुए थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो है एक बड़ा राज्य माना जाता है, वो 2500 साल पहले की बात है। गाइस यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले का पार्ट आप जरूर देखिए। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, इसके जो ये रीडिंग हमने की और समझाई आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।